इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक भारतीय कला का परिचय, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। तो हम इसमें पढ़ेंगे अध्याय 2 सिंधु घाटी की कलाएं। अध्याय 2 में क्या है? सिंधु घाटी की कलाएं, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी, कौन कौन से कलाएं उसमें थी, मतलब कौन कौन से आकृति बनाया गया था, कौन कौन सा कला उसमें दिखाया गया है, उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन इसमें से ऋतिक रोशन का मोहनजोदड़ो मूवीज देखा है। मोहनजोदड़ो आप मूवीज देखोगे तो उसमें दिखाया गया कि ऋतिक रोशन एक सपना देखा करता था, एक सींग वाला घोड़ा। ऐसे घोड़ा एक सींग वाला चाहे दो सींग वाला, घोड़ा का सींग ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें दिखाया गया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये सिक्का, ये जो सिक्का आपको दिख रहा है ना सामने, मतलब बड़ा सा फोटो, ये सिक्का था। उस जमाने में इसको इस्तेमाल किया जाता था, ये मोहर के रूप में काम आता था। मतलब को उच्च कोटि वाले जगह पर जाना है तो आपको ऐसा ही सिक्के की जरूरत पड़ती थी, ढाला हुआ। इसको दिखाओगे ना वहां पर जा सकते हैं, कुछ खरीदना होगा तो भी आप ऐसे ही इससे खरीद सकते हैं। तो ये इसका खूबी था, मतलब एक तरीके से पास का काम करता था, सिक्का का काम करता था ये। तो चलिए आगे जानते हैं क्या क्या हुआ उस समय। सिंधु घाटी की सभ्यता मतलब सिंधु नदी के किनारे जितने भी मोहल्ला गांव बसे थे उसी को बोला जाता है। सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव, मतलब उस समय शुरुआत ईसा पूर्व 3री शताब्दी, कितना? ईसा पूर्व 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। मतलब वहां ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसा का जन्म से पहले 3री शताब्दी, मतलब ईसा का जन्म से 300 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? सिंधु सभ्यता की, सिंधु घाटी की। ठीक है। इस सभ्यता में विभिन्न स्थलों पे, मतलब अलग अलग जगहों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें प्रतिमाएं, मोहरें, जो ऊपर दृश्य में दिख रहा है, मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पक्की हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल है। ये उस जमाने में मिलते थे। उस समय के कलाकारों में, उस जमाने के जो कलाकार हुआ करते थे, तो उन कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ है, कल्पना शक्ति विद्यमान थी। उस जमाने में भी लोग कल्पना रखते थे, कल्पना शक्ति उस जमाने में भी थी। और उनके द्वारा बनाई गई मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्ति, जो भी मनुष्य और पशुओं की मूर्ति बनाते थे, अत्यंत स्वाभाविक किस्म की है, मतलब अच्छे हैं, क्योंकि उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसी ही है। जो भी अंग बनाए गए हैं एकदम असली बनाए गए हैं, इसलिए वो सही है, इसीलिए वो बहुत अच्छा है। आज के जमाने में बोल दिया जाए बिना कंप्यूटर का कुछ बनाने का तो बहुत लोग का पसीना छटक जाएगा, और जो बनाएगा उल्लू के टांग जैसा बनाएगा। मृण मूर्तियों में, जो भी मूर्ति उस जमाने में बना, तो मृण मूर्तियों में मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ किया गया था, क्योंकि बहुत नाजुक हुआ करते थे, लेकिन बाद में उसको मजबूत बनाया जाता था। मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी से बने हुए मूर्ति। यहाँ पे देखो, जब मैं हड़प्पा सभ्यता की मृण मूर्तियों के बारे में जब गूगल पर सर्च करोगे आप, तो आपको आएगा कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त जो मृण मूर्तियां हमें मिली है, मिट्टी से किए गए हैं, मतलब मिट्टी से उसका निर्माण हुआ है। और इन मूर्तियों पर मानव के अतिरिक्त पशु पक्षियों में भी पशु और पक्षियों का भी चित्र मिला है, जैसे में बैल, भैंस, बकरा, बाघ, सुअर, गेंडा, भालू, बंदर, मोर, तोता, बत्तख और कबूतर की मृण मूर्तियां हमें वहां से मिली है। आपको नहीं पता था, लेकिन आप यहां से जान सकते हैं। मानव मूर्तियां ठोस, मतलब जब भी चित्र बनाए जाते थे, ये जितने भी मूर्ति बनता था, तो मानव का जितना भी मूर्ति था उसको ठोस बनाया जाता था, लेकिन बाकी जानवरों का खोखला, कितना, मतलब अंदर से खोखली बनाई जाती थी। और नर और नारी की जितनी भी मूर्तियां होती थी, सर्वाधिक नारी क्या, लड़की, तो लड़की की मृण मूर्तियां मिली है। और सबसे ज्यादा लड़कियों की मृण मूर्तियां उसमें मिली है, पुरुषों से ज्यादा मिली है। अब ये क्यों, ये तो किसी को पता नहीं।
सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में दो प्रमुख स्थल थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो नगर थे। दो ही नगर को ज्यादा महत्व दिया गया है, जिनमें से हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु घाटी के तट पर बसे हुए थे। और ये दोनों नगर जो थे सुंदर नगर नियोजन की कला के प्राचीनतम उदाहरण थे, एकदम सुंदर। इन नगरों में जो ये दोनों नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसमें रहने के लिए मकान, बाजार, भंडार घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार मतलब सबको नहाने के लिए एक जगह आदि भी अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथा स्थान बनाए गए थे। मतलब सब व्यवस्था के अनुसार सबको बनाया गया था। और इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था भी काफी विकसित थी। अंडरग्राउंड वो टनल वाला सिस्टम जो होता है ना, जो आज के जमाने में रोड के नीचे से गटर जाता है, उस तरह था उस समय पानी निकालने का सिस्टम। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अभी पाकिस्तान में है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में से उसमें भी हमें कला और वस्तुओं के नमूने मिले हुए हैं। कला और वस्तुओं के नमूने हमें मिले हैं, जिनके नाम है लोथल, धोलावीर। ये गुजरात में स्थित है। मतलब कुछ नमूने अपने देश में ही मिले हैं। तो लोथल और धोलावीर जो गुजरात में है, राखीगढ़ हरियाणा में, और रोपर पंजाब तथा कालीबंगा राजस्थान में आपको मिलेंगे। कभी आप राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात जाओ तो आप इन जगहों पर जरूर जाना। यहाँ पर नीचे देखो दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा। यह पुजारी की प्रतिमा यहाँ पर हमें दिखाई गई है। अब देखते हैं पत्थर की मूर्तियां। हड़प्पा स्थलों पर, हड़प्पा में जो भी हमें मिला है, तो हड़प्पा के जगहों पर पाई गई मूर्तियां, जो भी मूर्ति हमें मिले हैं, भले ही वह पत्थर के हो, कांचे या मिट्टी की बनी हो, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। भले संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन कला के बारे में देखा जाए तो उच्च कोटि की है, क्योंकि अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए गए उसमें। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियां, जो भी हड़प्पा में हमें मिले हैं, त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का मतलब त्रिआयामी का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझो। त्रिआयामी वस्तु बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब एक एक चीज से तीन गो वस्तु बना देना। त्रिआयामी मतलब जिससे हमें तीन गो अर्थ समझ में आए, तीन मतलब समझ में आवे। पत्थर की मूर्तियों में दो पुरुष प्रतिमाएं, मतलब एक पत्थर की मूर्ति में दो पुरुष की मूर्ति, ये समझ में आता है ना, बहुत चर्चित है। मतलब एक पत्थर में दो पुरुष की मूर्ति, ये सबसे ज्यादा चर्चित है वहां का जो मिला है। जिनमें से एक पुरुष धर है, मतलब जिसमें से एक पुरुष धर है तो लाल चूना पत्थर का बना है, वो लाल चूना पत्थर का बना है। और दूसरी दाढ़ी वाला पुरुष की, दूसरा जो है दाढ़ी वाला पुरुष को बना है, और जो सिलखड़ी की बनी है, ये सिलखड़ी की पत्थर है, और बाकी लाल चूना वाला पत्थर है। सिलखड़ी में आपको आ जाएगा ग्रेफाइट जैसा नहीं, सॉरी ग्रेनाइट जैसा नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा कम मिला जुला चिकना पत्थर आता है। तो दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। जितने भी दाढ़ी वाले पुरुष हैं उनको धार्मिक पुरुष माना जाता है, मतलब धार्मिक व्यक्ति यहाँ पर माना जाता है। आज के जमाने में तो सब बकरे दाढ़ी रख रहे हैं, मतलब सब धार्मिक नहीं, सब राक्षस है सब। और इस अवक्ष मूर्ति को शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है, और जो ये मूर्ति है इसको साल ओढ़ा हुआ दिखाया गया है। देखो यहाँ पर चादर जैसा डिजाइनिंग दिया गया ना, मतलब ये साल को ओढ़ा हुए है, ऐसे दिखाया गया है। तो शॉल बांधे कंधे के ऊपर से, देखो कंधा के ऊपर से शॉल को बांधा गया है, और दाहिनी भुजा के निकट, किधर, दाहिनी भुजा के निकट में, ठीक है, उसके निकट में शॉल त्रिफुलिया नमूनों से सजी हुई है।
और देखो साल पे जो डिजाइनिंग बना हुआ है, 3 गो मुंह वाला फूल बना हुआ है उस पे, वैसा डिजाइन उस जमाने में बना हुआ करता था। त्रिफुलिया मतलब 3 गो पत्ता वाला फूल वहां पर हमें दिखाया गया है। आंखें कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई गई है। जो भी यहाँ पर दाढ़ी वाला मूर्ति है, इसका देखो आंख को लंबा दिखाया गया है लेकिन आंख बंद है। मानो वह पुरुष ध्यान अवस्था में हो, मानो वह पुरुष जो है ध्यान लगाकर बैठा हुआ है। नाक सुंदर बनी हुई है, नाक को अच्छा बनाया गया है और ओठ बहुत आगे निकले हुए हैं। जितने भी ओठ हैं वो आगे निकले हुए दोनों का दोनों, जिनके बीच की रेखा, जो बीच की रेखा देखो सामने दिख रही है ना, बीच की रेखा गहरी है। और दाढ़ी मूछ और गलमुच्छे चेहरे पर उभरी हुई दिखाई दी गई है। दाढ़ी और मूछ और गलमुच्छे दोनों को मिलाकर देखो कितनी गहरी दिखाई गई है। मूछ को नीचे तक ले और दाढ़ी को भी सामने तक दिखाया गया है। उस जमाने का फैशन हुआ करता था भैया, आज के जमाने में उसको कॉपी किया जा रहा है, माना जा सकता है। तो कान सिप जैसे दिखाई देते हैं। कान जो है सिप जैसे दिखाई देते हैं। सिप मतलब कौन सा सिप? वो घोंघा वाला सिप जैसा दिखाई दे रहा है। समझ में आया ना? बालों को बीच में मांग के द्वार 2 हिस्सों में बांटा गया है। बालों के बीच में मांग जो है 2 द्वार में बांटा गया है, बीच 13 मांग फाड़ा गया है, आधा इधर आधा इधर। और सिर के चारों ओर एक सादा, सिर के चारों तरफ देखोगे आप तो एक सादा बना हुआ है। सादा मतलब क्या? बनाया गया है, फीता बांधा हुआ दिखाई दे रहा है। सामने फीता दिख रहा है और फीता के आगे देखोगे तो एक कुछ कुंडल जैसा आपको दिखेगा। दाहिनी भुजा पर एक बाजूबंद दिखेगा आपको। आप ठीक से जाकर देखोगे तो दाहिनी भुजा पर एक बाजूबंद दिखेगा और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं, जिससे लगता है कि वह हार पहने हुए है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखो यहाँ पे बाजूबंद यहाँ पर दिख रहा है ना, और गर्दन में छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं। यहाँ पर ठीक से तो दिख नहीं रहा है, लेकिन उस जमाने में गर्दन में कुछ ना कुछ लोग पहनते ही होंगे, इसलिए दिखाया गया है। कांचे की ढलाई। आज भी देश के कई भागों में कांचे की ढलाई की इस तकनीक से इस प्रकार के कार्य करने की परंपरा चल रही है। चलिए कांसे की मूर्ति देख लेते हैं। कांसे मतलब आज की ग्रेनाइट, शीशा वगैरह, शीशा आ ही जाएगा, लेकिन उस जमाने का शीशा उजला नहीं हुआ करता था, इतना थोड़ा सा धुंधला हुआ करता था। हड़प्पा के लोग कांचे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में प्रवीण थे, मतलब बहुत ज्यादा फेमस थे और कुशल थे। और इनकी कांस्य मूर्ति, जो कांसे की मूर्ति हुआ करती थी, कांसे को ढाल कर बनाई जाती थी। और इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम मतलब क्या? मोमबत्ती वाला मोम की एक प्रति या मूर्ति बनाई जाती थी। ठीक है, मोम की मूर्ति बन गई। जब वो लोग मोम की मूर्ति बना लेते थे तो उसके बाद से उस पर चिकनी मिट्टी का लेप लगाते थे। चीनी मिट्टी, पहले तो चीनी मिट्टी, आज उसको चीनी मिट्टी बोला जा सकता है, लेकिन चिकनी मिट्टी, एकदम चिकनी चिकनी जो मिट्टी हुआ करती थी, उसको लगाकर, जो आप मिट्टी का बर्तन बनता है ना, वैसे मिट्टी को लगाकर उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वो सूख जाएगा, पूरी तरह सूख जाती थी, तो उसको गर्म करके, मतलब उसको गर्म किया जाता था और मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर, जब गर्म हो जाएगा तो छोटा सा छेद करोगे तो उसके रास्ते सारा मोम बाहर निकाल दिया जाता था। जब मोम बाहर निकल जाएगा तो उसके बाद चिकनी मिट्टी के खाली सांचे, जो खाली सांचे था, उसमें उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु, जो भी हो, सोना चांदी हीरा मोती लोहा स्टील जो भी हो, उसमें भर दिए जाते थे। जब वो धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। उसको जितना भी ऊपर सा परत है उसको फोड़ फोड़ हटा दिया जाएगा। उसके बाद कांचे में जो भी सांचा हुआ करता था, तो
कांसे की मूर्ति से ये मत समझ लेना कि शीशा की मूर्ति, नहीं। वो जो भी ऊपर से आवरण मतलब एक लेयर बनाकर उसके अंदर धातु डालकर बनाया जा रहा है उसको सांचे की मूर्ति बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि उस जमाने में तो शीशा था लेकिन उतना ज्यादा फेमस नहीं था। जब वो धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो मिट्टी का आवरण हटा दिया जाता था और कांसे में मनुष्य और जानवर दोनों की ही मूर्तियां बनाई गई। आदमी और जानवर दोनों का मूर्ति बनाया गया और मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है। और मानव मूर्ति जो है सबसे ज्यादा सर्वोत्तम नमूना है कि उस समय क्या होता था। एक लड़की की मूर्ति जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है, डांसर के रूप में जाना जाता है। कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंसे और बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भैंसा और बकरी क्योंकि उसका इस्तेमाल लोग ज्यादा करते थे। भैंसा का शिकार और कमर ऊंची उठी हुई है। भैंसा का शिकार और कमर ऊंची उठी हुई है। तो लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता, लोथल में जाओगे तो आपको कुत्ता मिलेगा जो किस चीज का बना हुआ है, तांबे का कुत्ता है। तो तांबे का कुत्ता और पक्षी तथा कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्ति को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई तांबे और कांसे की मानव मूर्तियों से किसी प्रकार भी कमतर नहीं कहा जा सकता। मोहनजोदड़ो में जैसे मूर्ति मिलते थे वैसे ही मूर्ति हमें मिला है कहाँ पे, कालीबंगा में। कालीबंगा, लोथल बहुत ज्यादा मिला है क्योंकि कुछ ना कुछ जगह तो था, जुड़ा हुआ था ना, सब अलग अलग तो था नहीं। क्योंकि मोहनजोदड़ो में बहुत दूर दूर से लोग आते थे सामान बेचने के लिए। मोहनजोदड़ो इज अ टाउन, मोहनजोदड़ो एक शहर के रूप में काम करता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो था आपको शहर के रूप में काम करता था, बाकी नहीं, शहर था वो। बाकी सब गांव साइड, तो जितने भी लोथल, कालीबंगा ये सब गांव के इलाके के हो गए जहां पे लोग रहा करते थे। तो वो कुछ ना कुछ बनाएंगे भैया, खाना पीना है, बेचना है तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही है। ये देखो यहाँ पे मिट्टी से बनी आकृति, ये मिट्टी से बनाया गया दृश्य यहाँ पर आपको दिख रहा है। सिंधु घाटी की कलाएं, अब यहाँ पर आ जाती है सिंधु घाटी की कलाएं जो हम अभी पढ़ रहे हैं। अब आते हैं मृण मूर्तियां, टेराकोटा। अब टेराकोटा में जो मृण मूर्तियां हैं उसके बारे में। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्ति भी बनाते थे लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियां जितनी बढ़िया नहीं होती थी। मतलब जितना अच्छा कांसे और पत्थर की मूर्ति बनाते थे उससे बढ़िया मूर्ति मिट्टी की नहीं बनती थी उनसे। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृदेवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं। मातृदेवी मतलब क्या, जिनको वो लोग ज्यादा मानते थे, मतलब कुल देवी के रूप में, तो वैसे मूर्ति को वो लोग ज्यादा मानते थे। और कालीबंगा और लोथल में पाई गई नाड़ी मूर्तियां, जितने भी नाड़ी मूर्तियां हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृदेवी की मूर्तियों से बहुत ही अलग तरह की है, बहुत ही अलग है। आगे है मिट्टी की मूर्तियों से, जितने भी मिट्टी की मूर्ति है तो मिट्टी की मूर्तियों से कुछ दाढ़ी मूछ वाले, मिट्टी का मूर्ति देखोगे तो कुछ दाढ़ी मूछ वाले पुरुष की भी छोटे छोटे मूर्तियां पाई गई है जिसके बाल गुथे हुए कुंडलित, जिस तरह बाल को गुथा नहीं जाता है और बांध दिया जाता है वैसे कुंडलित है जो एकदम सीधे खड़े हुए, एकदम सीधे। टांगे थोड़ी चौड़ी है। पहले के लोगों का पैर थोड़ा चौड़ा हुआ करता था क्योंकि उनको दौड़ना होता था, खाली पैर चलना होता था, इसलिए। आज सब चप्पल जूता आ गया तो पैर भी सिकुड़ते गया है। और भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई है। बाह जो है शरीर के नीचे की तरफ लटकी हुई है, जैसा कि आप नीचे 2 नंबर तस्वीर में देख रहे हैं। ठीक ऐसे ही मुद्रा में मूर्तियां बार बार पाई गई हैं। हाथ गोर टूटा हुआ है लेकिन बाकी सब ठीक है, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये किसी देवी देवता, किसी देवता की मूर्तियां हैं।
ये जितने भी मूर्ति हैं किसी न किसी देवता की ही मूर्ति है, क्योंकि उस जमाने शायद देवता को लोग ज्यादा पूजते होंगे, और नहीं तो ये कल्पना शक्ति हो सकती है। चाहे ये लोग फालतू में बना दिए, अच्छा नहीं लगा उसको फेंक दिए, उसको आज हम लोग बहुत अच्छा महत्व देते हैं, ये भी हो सकता है। एक सिंह वाले देवता, एक सिंह वाले देवता उस जमाने में ज्यादा माना जाता था। तो देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला है, मतलब एक सिर, फिर से सुनो, एक सिंह वाले देवता की मिट्टी का बना हुआ मुखौटा भी मिला है, क्योंकि उस जमाने में एक सिंह वाले देवता को रूप में, मतलब देवता को ही ज्यादा पूजते थे वो लोग। आप मोहनजोदड़ो भी जब देखोगे मूवीज, तो उसमें भी आपको दिखेगा कि अधिकतर एक सिंह वाला गेंडा ही आपको दिखेगा पूजा स्थल पे। और इनके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार, पहिएदार मतलब जिसमें पहिया है, तो पहिएदार गाड़ी, छकरे, सीटियां, छकरे में क्या आ जाता है, देखो यहाँ पर एक गाड़ी दिख रही है जिसमें ढेला लगा, मतलब चक्का लगा हुआ है ऐसा, और छकरे चलने वाले ऐसे टाइप में, और सीटी, इसको जब फूकने के बाद आवाज आता था, मतलब पहले का व्हिसिल था वो। तो सीटी, पशु पक्षियों की आकृतियां, खेलने के पासे, तो पहले लोग पासा खेलता था, वो हाथ में हिलाकर लूडो छक्का जैसा, वैसे पासा खेलता था वो लोग। और गिटिया, चक्रिया, जिसको आज डिक्स बोलते हैं, चक्री जो नचाने के बाद गोल गोल नचता है ना, उसका चक्री का, तो वो सब भी मिले हैं। अब आते हैं मुद्राएं, पैसा। उस समय में जो मुहरे हुआ करते थे, जिसको पैसे के रूप में इस्तेमाल होता था, ये टेराकोटा के खिलौने हैं, ये सब खिलौने के रूप में काम आते हैं, सब खिलौना है। जहां भी छेद दिखेगा बजा दो, सीटी बजेगा। यहां से पुरातात्विक जितने भी लोग थे, पुरातात्विक विदों को हजारों की संख्या में मुहरे, मुद्राएं मिली है, हजारों की संख्या में, जो आमतौर पर सेलखरी और कभी कभी गोमेद, चकमक पत्थर मतलब गोमेद, चकमक पत्थर में चमकीला पत्थर आ जाएगा, तांबा, कांसे और मिट्टी से बनाई गई थी। तो वैसे वैसे आपको अलग अलग प्रकार के मुहर मिल जाएंगे। तो उन पर एक सिंह वाला सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशु की सुंदर आकृति बनाई गई है। मैंने तो घोड़ा गधा बोला था, लेकिन उनके अलावा भी इनका भी, मतलब गेंडा, सांड, बाघ, हाथी, इनका भी दृश्य मिला है। इन आकृतियों में जितना भी दृश्य आपको देखने को मिल रहा है, उनमें प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की, जो भी मनोभाव आ रहे हैं उसको देखने के बाद अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है, मतलब उसको विशेष रूप से लिखा गया, बताया गया है। और इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्य था, मतलब ये जितने भी मुद्राएं थी उनको तैयार करने का सबसे बढ़िया उद्देश्य यही मालूम होता है, व्यापार के लिए बनाए जाते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी, जिनसे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी जिसे कि आजकल लोग पहचान पत्र आधारण कहते हैं। मतलब उसको पहचान पत्र धारण आज के जमाने में लोग करते हैं ना, आईडी कार्ड। तो उस जमाने में बाजूबंद में भी एक सिक्का डाल दिया जाता था कि मालूम चलेगा कि ये जो आदमी है उच्च कोटि का है, ये पहचान पत्र है, कहाँ का है, कितना नंबर है, सब मालूम चलता था उससे। तो हड़प्पा की मानक मुद्रा, हड़प्पा की जितने भी पैसा वैसा था, जितना भी मुद्रा था, 2 बाई 2 इंच के वर्गाकार पट्टियां, 2 इंच ले लो, चरखुट्टाई, मतलब चरखुट्टा 2 बाई 2 के रूप में उसको मिलेगा आपको। तो 2 बाई 2 इंच के वर्गाकार पट्टियां होती थी, आपको चरखुट्टा ही दिखेगा, 2 बाई 2 इंच ऊपर 2 इंच नीचे, चाहे साइड में भी मिला लोगे तो 2 इंच के ही मिलेगा, ज्यादा नहीं होगा, जो आमतौर पर सेलखड़ी से बनाई जाती थी। पत्थर से बना दिया जाए, तांबा, शीशा, कुछ भी से बना दिया जाता था उस जमाने में। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक
लिपि खुदी होती थी। मतलब जितने भी आप सिक्का देखोगे उसमें अलग अलग प्रकार के दृश्य आपको मिलेंगे जो उसको छापा जाता था। कैसे? सिक्का को रख दो, ऊपर से हैवी वेट का हथौड़ा मार दो, छप जाएगा। जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है, मतलब जो मिला है हमें कोई जानता नहीं है कि उस पर क्या लिखा है। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई है। कुछ मुद्राओं में हाथी दांत के भी मिले हैं, मतलब हाथी के दांत को काट काट कर भी मुद्रा बनाए गए हैं। मुद्राओं के डिजाइन, जो उस पर डिजाइन है, अनेक प्रकार के होते थे, पर अधिकांश में अलग अलग प्रकार में कई जानवरों, मतलब अधिकांश में देखा जाए बहुत सारे सिक्का में तो कई जानवर जैसे कि कुबरदार, मतलब कुबर वाला जानवर, या बिना कुबर वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरे और दैत्याकार जानवर बने होते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े जानवर भी उस पर बने हुए मतलब बनाया गया था। उनमें कहीं कहीं पेड़ों और मानव की आकृति भी बनाई गई है। कहीं कहीं देखने के बाद मालूम चलता है पेड़ और मानव की आकृति भी पाई गई है, उस पर दिखाई देता है। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा है जिसके केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों ओर, मतलब केंद्र में एक मानव आकृति और चारों ओर कई जानवर बने हैं। आप यहाँ पर देखो, इसके बीच में एक मानव आकृति मिलेगा, पशुपति की मोहर। बीच में आपको मानव आकृति और बाकी चारों तरफ में आपको जानवर ही जानवर मिलेंगे इसमें। और पेड़ पौधा, यहाँ पर एक सिंग वाला सांड है, गेंडा है, दिख रहा है ना। यहाँ पर भी ऐसे ही चरखुट्टा सिक्का हुआ करता था उस जमाने में। तो एक सिंह के मोहर, शायद उस जमाने में इसको बहुत ज्यादा माना जाता होगा। अब क्यों, कैसा, क्या है, क्या नहीं है, ये किसी को नहीं पता। तो ऐसे ही डिजाइन खाका पे इसको छापा जाता था। मतलब शीशा, मतलब किसी भी चीज में उसको डाल देंगे मिट्टी में, और उसके बाद से इस पर से वो मोहर रख देंगे, वो ऑटोमेटिक सब छप जाएगा। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उखाड़ लेंगे, निकाल लेंगे, सिक्का बन गया। आगे देखते हैं। इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा जाता है। क्या चीज? पशुपति मुद्रा। आकार 1/2 से 2 इंच तक के वर्ग या आयत के रूप में, जबकि कुछ अन्य इससे किसी देवी की आकृति मानते हैं। मतलब इससे किसी देवी की आकृति माना जाता है। इसे 2/2 इंच में ही आपको मिलते थे ये सिक्का, उससे भी छोटा कभी कभी हो सकता था। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी हुई दिखाई देती है, और इस मानव आकृति के दाहिनी ओर देखो, पालथी मारकर कहाँ बैठा हुआ है जी? पालथी मारकर नीचे वाले में ही बैठा हुआ है, और उसके चारों तरफ बाकी सब दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। इस मानव आकृति की दाहिनी ओर एक हाथी और एक बाघ, शेर है, जबकि बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा दिखाई दे रहा है। मतलब बाकी तरफ हाथी, गेंडा, भैंसा दिखाई दे रहा है। मानव आकृति पलथली मारकर बैठा हुआ है। आगे देखते हैं। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे, स्टूल कहाँ दिख रहा है? सबसे नीचे। स्टूल के नीचे क्या है? इन सारे दृश्य के अलावा, ठीक है, इन जो भी हमने देखा उसके अलावा स्टूल के नीचे 2 12 सिंगे हैं। 12 सिंगे, मतलब स्टूल के नीचे 2 12 सिंगा आपको दिख रहे हैं। इस तरह की मुद्राएं 2500 से लेकर 1900 ईसा पूर्व की है। मतलब ईसा के जन्म के 2500 साल पहले, कितना? 2500 साल पहले की है। मतलब 2000-3000 साल पहले की है। मतलब आज से 2000 और 2000, 4000, 5000, आज से 5000 साल पहले की यह सब बात बताया जा रहा है। मतलब अनुमान है,
उससे भी ज्यादा का हो सकता है, यह भी अनुमान किया जा सकता है। इतिहास मतलब अनुमान बस। और ये सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे अनेक पुरा स्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई है, और ये मोहनजोदड़ो में दिखेगा। और इनकी सतहों पर मानव और पशु आकृति उत्कीर्ण है। इन जितने भी सतह है उस पर पशु और मानव आकृति बनाए ही गए हैं। इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार या आयतकार पट्टियां, इन जितने भी मुद्रा है उसके ऊपर तांबे की वर्गाकार चाहे आयतकार पट्टी, चारों तरफ से तांबा का पट्टी, जिसको टेबलेट पाई गई है चारों तरफ से, जिसमें एक ओर मानव आकृति और दूसरी ओर कई अभिलेख अथवा दोनों ओर ही कोई अभिलेख है। मतलब एक ओर कभी अभिलेख मतलब कुछ लिखा हुआ, चाहे दोनों तरफ कुछ लिखा हुआ है। आकृति के अलावा इन पट्टियों पर आकृतियां और अभिलेख किसी नोकदार औजार छेनी से सावधानी पूर्वक काट कर अंकित किए गए हैं। मतलब इस जो भी आकृति बनाए गए हैं, बताया जा रहा है कि कोई नोकदार छेनी औजार से चाहे किसी भी प्रकार से छेनी से सावधानी पूर्वक बनाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह ताम्र पट्टियां बाजूबंद की तरह, ये जो ताम्र पट्टी जो है, जो तांबे की बनाए जाते थे, उसको बाजूबंद की तरह भुजा पर बांधी जाती थी, बाहों पर बांधी जाती थी, दाहिने बाह पे। और मुद्राओं पर अंकित अभिलेख हर मामले में अलग अलग किस्म के होते हैं, हर मामले में अलग अलग, एक जैसा नहीं, अलग अलग। मगर इन ताम्र पट्टियों पर अंकित अभिलेख उन पशुओं से ही संबंधित थे जो उन पर चित्रित किए गए थे। मतलब उन पशु जो भी ताम्रपत्र थे उस पर उन पशुओं से ही संबंधित कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, अलग नहीं, उनके अनुसार ही कुछ ना कुछ लिखा जाता था। अब आते हैं मृत भंडार। अब जितना भी भंडार गृह था उसके बारे में हम यहां से इसके आगे पढ़ेंगे। जब तक आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से सुन सकते हैं, नहीं तो आपको जो भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके अगले भाग में इसके बाद पढ़ोगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि मृत भंडार क्या होता था, मिट्टी का भंडार, मिट्टी के बर्तन जहां जाते थे उसको कैसे रखा जाता था, वगैरह वगैरह और भी कुछ। धन्यवाद।